हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज 1 नवंबर है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, इसलिए आज हम मध्य प्रदेश की 67वीं जयंती मना रहे हैं। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। भारत के हृदय राज्य के रूप में जाने वाला हमारा प्यारा मध्य प्रदेश आज के दिन ही गठित हुआ था। आज 67 वर्ष हो गए हैं मध्य प्रदेश के गठन को। तो मध्य प्रदेश को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है, सोयाबीन राज्य कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, घड़ियाल स्टेट कहा जाता है। अभी यहाँ पर सर्वाधिक लोमड़ियों की संख्या भी है, इसलिए इसे बुल्फ स्टेट भी कहा जाता है। ऐसे अनेकों अनेक नाम एक बहुत ही सुंदर संस्कृति को लेते हुए, जहाँ पर सर्वाधिक जनजातियाँ हैं, जहाँ पर मालवा की सुखद प्राकृतिक जलवायु है, ऐसे अनेकों विशेषताओं को लेकर मध्य प्रदेश एक बहुत ही सुंदर राज्य के रूप में जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो एज अ मध्य प्रदेश के नागरिक, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट होने के नाते हम सभी को पता होना चाहिए। और चूंकि हम सब एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी है उसके कुछ फैक्ट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनको आप अच्छे से सुनिए और इन पॉइंट्स को तो हमेशा याद रखिए, इनसे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था, इसलिए हम मध्य प्रदेश राज्य दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं। और जैसा कि पहले बताया 1956 को गठन हुआ, तो अब ये जयंती कौन सी है? 67वीं जयंती है। क्या प्रमुख विशेषता है इस बार 2022 में? तो 2022 में से हम जनजातीय दिवस जन महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। किस रूप में मनाया जा रहा है? जन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और 1 नवंबर से 7 नवंबर तक मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स का भी आयोजन किया गया है। ठीक है। वर्तमान स्वरूप या मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया था। फिर मध्य प्रदेश कैसे बना? तो जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन और मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था वो 1956 का जो एक्ट था मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के अनुसार हुआ था। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश का जो नामकरण हमने पहले बताया कि जो मध्य प्रदेश बोला गया था इसको, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नाम दिया था। इसके अन्य उपनाम नदियों का मायका, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश, ये सब नाम अन्य नाम हैं। फिर मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ पर एक फैक्ट याद रखना है कि जब 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाया गया था, तब भोपाल एक जिला नहीं था बल्कि सीहोर की एक तहसील थी। ये याद रखना है। 1972 में इसको जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? जबलपुर। जबलपुर को किस राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो जबलपुर को संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। फिर 2 खंडपीठ है। जो 2 खंडपीठ हैं, एक ग्वालियर में स्थित है और दूसरी इंदौर में स्थित है। तो इनका गठन कब किया गया था? ये 1968 में किया गया था। ओके। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला किसका स्थान है? तो पहला राजस्थान का स्थान है और हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या कहलाती है? एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी, सिंगरौली। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। इसका आर्टिकल क्या है? स्टेट की लैंग्वेज का आर्टिकल क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, इंडस्ट्रियल कैपिटल क्या है? तो इंदौर। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो प्रीथमपुर धार को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और मध्य प्रदेश की बोलियां क्या क्या हैं? इनसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोंडी, निमाड़ी, मालवी, बुंदेलखंडी और बघेली। तो जो रीजन डिवाइड किए हैं मध्य प्रदेश में, उसी के अनुसार वहाँ की बोलियां हैं। ओके। जैसे मालवा में मालवी बोली जाती है, जो निमाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ निमाड़ी बोली जाती है, बुंदेलखंड में मीन्स जो सागर वाला रीजन है वहाँ बुंदेलखंडी बोली जाती है, जो रीवा सतना वाला पोर्शन है वहाँ बघेली बोली जाती है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो वो है बारहसिंगा। ये कौन सा है? ब्रेडरी प्रजाति का है और ये आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में
देखने मिल जाएगा। राजकीय पक्षी क्या है? तो दूधराज। इसका साइंटिफिक नेम पेपर में कई बार पूछा गया है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैराडाई फ्लाई कैचर। ये कैचर भी लिखा रहता है, पैराडाइज फ्लाई केयर या कैचर। फिर राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ का साइंटिफिक नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिर ये जो राजकीय पक्षी हैं, राजकीय वृक्ष है, राजकीय पशु हैं, तो इनका गठन मीन्स इनको कब बनाया गया कि इस पक्षी को राजकीय पक्षी माना जाएगा? तो जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 1 नवंबर 1981 को, तब से राजकीय पक्षी, राजकीय पशु इनको बनाया गया। ओके, अब कुछ और फैक्ट्स हैं। देखिए, जो मध्य प्रदेश में, अब हमने पशु पक्षी तो पढ़ लिए, अब कुछ और चीजें याद करना है। जैसे राजकीय पुष्प कौन सा है? तो सफेद लिली है। राजकीय खेल कौन सा है? मलखम है। मलखम एकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में है। मलखम क्या होता है? तो आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक ऐसा पोल रहता है जिस पर चढ़ते हैं, पहलवान लोग चढ़ते हैं, तो वही है मलखम। फिर राजकीय मछली कौन सी है? तो महाशीर। राजकीय नृत्य कौन सा है? राई। और राजकीय नाट्य कौन सा है? मार्च। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं? तो उनकी संख्या है 5। इसलिए जनरली जब हम रिलेट करते हैं तो मध्य प्रदेश का लकी नंबर मानते हैं 5 को। कौन कौन से हैं राज्य? कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। आपको मध्य प्रदेश का मैप आना मस्ट है। अगर आपको मध्य प्रदेश का मैप पता है, लोकेशन पता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर सबसे कम सीमा जो है वो गुजरात से लगती है, केवल 2 जिले गुजरात से लगते हैं, और जो सर्वाधिक सीमा है वो राजस्थान राज्य से लगती है। ओके, फिर मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये पता रहना चाहिए आपको कि उत्तरी अक्षांश क्या है, दक्षिणी अक्षांश क्या है। तो जो मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश है वो राज्य की भौगोलिक स्थिति देखें तो जो उत्तर से दक्षिण तक है वो क्या है? 21 डिग्री से लेकर 21 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर पूर्व से पश्चिम देखा जाए तो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक है। ये पूर्वी देशांतर है। तो इसका हमें उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का विस्तार याद होना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,08,282 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो ये भी हमें याद रखना है। फिर भौगोलिक सीमा जो है वो भौगोलिक सीमा तो उत्तर में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में महाराष्ट्र से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से और पश्चिम में गुजरात से लगती है। इसको मैं मैप से भी बता दूंगी। अगर आपको मध्य प्रदेश का मैप का रफ मैप बनाना भी आता है तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का मैप बनता है। ये मध्य प्रदेश का मैप है। तो आपको यहाँ पर यूपी है, ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर गुजरात है। तो इस तरीके से जो सीमाएं हैं वो याद रखना है आपको कि कहाँ पर क्या है और कौन सी सीमा कहाँ से लगती है। फिर मध्य प्रदेश की लंबाई, तो लंबाई उत्तर से दक्षिण, जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो कितनी है? 605 किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है? 870 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम आपने मैप में भी देखा होगा, जो यहाँ की जो लंबाई है वो अधिक है, ये 870 वाली है। जो उत्तर से दक्षिण है वो 605 किलोमीटर है। ओके, फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 230 हैं। 230 सीटें हैं, जिसमें एसटी एससी के लिए कुछ सीट्स रिजर्व हैं। तो अनुसूचित जाति मीन्स एसटी के लिए, एससी के लिए कितनी जनजातियां हैं? एससी के लिए 35। ऐसे याद कर सकते हैं आप कि एस जो है वो ऐसे बन रहा है, तो एससी के लिए कितनी है? 35 हैं। तो एससी हमने ऐसा लिखा, इसको अगर हम ऐसा कर दें फिर उसको उल्टा कर दें तो याद आ जाएगा एससी के लिए 35 है। और इससे भी अच्छा तरीका है सीधे कॉन्सेप्ट से चलने का कि एसटी मध्य प्रदेश में अधिक है, इसलिए एसटी की जो रिजर्व सीट हैं वो ज़्यादा हैं, वो 47 हैं, और जो एससी हैं उनकी 35 है। हम कैसे लिखते हैं एसटी? कैसे लिखते हैं एसटी? लिखते हैं ऐसे, एस टी। तो ये टी से याद रखो आप 7, ये बस याद रखो, तो 47 और वहाँ पे 35, ये तो याद हो जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो। फिर मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 हैं। और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो राज्यसभा की सीट 11 हैं। ओके, फिर
जो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति मीन्स एससी के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो 4 हैं। वो 4 सीट कौन कौन सी हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और जो एससी के लिए हैं, सॉरी जो एसटी के लिए हैं, वो सीट कौन कौन सी हैं, 6 सीट रिजर्व हैं, जिसमें रतलाम, धार, शहडोल, खरगोन, बैतूल ये सब आता है। ओके, कुछ और फैक्ट्स हैं, इनको अगर आप 1-2 बार पढ़ भी लेंगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें, अभी मैंने बताया आपको कि कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। फिर मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु है। यह प्रश्न MPPSC से लेकर मध्य प्रदेश जितने भी एग्जाम लेता है सारे पेपर में आपको देखने मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। फिर जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जबलपुर। जबलपुर में 8 जिले आते हैं। एक और संभाग ऐसा है जिसमें 8 जिले आते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिर अगर हम जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग देखेंगे तो उसका आंसर है शहडोल, यहाँ पर केवल 3 जिले आते हैं। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल छा से आपको यही वाला जिला मिलेगा, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है बहुत बड़ा है, इसका नाम ही कितना बड़ा है, और क्षेत्रफल में भी छा आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। और जब आपको मैप और लोकेशन याद हो जाएगा तो आपका मतलब कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि छोटा जिला पूछा जाए तो छोटी सी दतिया, लेकिन निवाड़ी के गठन होने के बाद सबसे छोटा अब कौन सा हो गया है जिला, तो अब निवाड़ी हो गया है। और अगर निवाड़ी ऑप्शन में नहीं रहता तो आप दतिया आंसर लगाइए। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील जो है वो भी अब ये चेंज हो गया है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील जो है तो वो भी अभी उसमें ओरछा दिया हुआ है। ये कुछ फैक्ट्स आपको अपडेट करने हैं क्योंकि निवाड़ी के कारण कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, तो इंदौर। इंदौर नो डाउट इंदौर ही रहेगी, तो जिला भी और तहसील भी। फिर राज्य की एकमात्र हिल स्टेशन, राज्य की एकमात्र हिल स्टेशन हमने क्या पढ़ा था, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, तो पचमढ़ी होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम वर्तमान में चेंज हो गया है, क्या नाम हो गया है, नर्मदापुरम। ओके, तो ये याद रखना है। फिर देश का प्रथम आदिवासी शोध केंद्र, देश का प्रथम आदिवासी शोध केंद्र कौन सा है, तो झाबुआ में स्थित है ये प्रश्न भी MPPSC पूछ चुका है। राज्य का प्रथम खेल विद्यालय कहाँ पर है, तो ये सीहोर में है, खेल विद्यालय सीहोर। ओके, तो खेल विद्यालय है सीहोर में। देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में है, यह प्रश्न भी MPPSC में पहले आ चुका है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य एसटी की जो संख्या है वो सर्वाधिक है, तो वो मध्य प्रदेश है। जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है, जंतर मंतर उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर है, तो इंदौर में है। मध्य प्रदेश में जो शेरों की भूमि है वो कौन सी कहलाती है, रीवा। यहाँ पर आपने मोहन शेर और भी शेरों का नाम सुना होगा। फिर ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये क्वेश्चन तो लगातार पूछे गए हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में प्रथम किन्नर महापौर कौन बनी, तो कमला जान, जो सबकी जान थी तो उनको हमने महापौर, महापौर जो होता है वो प्रथम नागरिक कहलाता है, तो कमला जान कौन बनी, महापौर बनी, प्रथम किन्नर। फिर देश की प्रथम किन्नर विधायक, तो ये देश की प्रथम, सॉरी ये देश की है याद रखिएगा, तो वो मध्य प्रदेश से ही बनी, इसलिए ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देश की प्रथम किन्नर विधायक शबनम मौसी, कौन है ये, शबनम मौसी जी हैं। फिर राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो वो कान्हा-किसली था। कान्हा-किसली कब बना था, तो 1955 में बना था, और ये सबसे बड़ा था। कहाँ स्थित है, मंडला में स्थित है। फिर गौहत्या को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला भी कौन सा राज्य है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो फॉसिल के लिए फेमस है। यहाँ पर ये क्या है, 270 वर्ग मीटर में है, ना कि किलोमीटर में है। फिर मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी, शिवपुरी जो है वो
प्रथम पर्यटन नगर कहलाता है। फिर ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी और अन्य एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कौन सा है। अगर वो यहाँ पर आपको रीवा, सतना, ओरछा, जबलपुर ऐसा दे देगा तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कभी भी जबलपुर नहीं लगाएंगे, आप हमेशा पन्ना ऐसा कुछ आंसर लगा देंगे। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो है वो भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। फिर राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय कब बनाया गया? 26 जनवरी 2001 में बना। ये कहाँ पर बना? नीमच में बना, नीमच के झातला ग्राम में। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आईएमपी लगा लीजिए। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर बना है? भोपाल में बना है। यह प्रश्न भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ये जो मध्य प्रदेश के परिचय से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न हैं, यही प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम में हम इन्हीं सरल सरल क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसलिए हमें इतने पॉइंट्स 2 से 3 बार सुनने पर एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। तो इनमें से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली हम गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश जो है वो जो राज्य का प्रथम जनजातीय कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ओके। फिर भारत का जिब्राल्टर क्या कहलाता है? ग्वालियर का किला कहलाता है। क्यों कहलाता है जिब्राल्टर? तो जैसे जिब्राल्टर बहुत विशाल है वैसे ही जो ग्वालियर का किला है वो बहुत ही विशाल बना है और उसकी श्रेष्ठ कलाकृति है। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम, सौर ऊर्जा ग्राम मतलब सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला कौन सा ब्लेज है? तो वो कस्तूरबा ग्राम है, जो कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। यह प्रश्न भी दिया गया है कि कस्तूरबा ग्राम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन इज इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। तो कस्तूरबा ग्राम कंफ्यूजन हो जाता है, हम सोचते हैं कि हो सकता है राजधानी होगा भोपाल, लेकिन आंसर क्या है? इंदौर है। फिर हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो हमारा मध्य प्रदेश फेमस है हीरे के प्रोडक्शन में। अभी वक्सवा के जंगल में कुछ हीरे हैं वहाँ पर, तो वहाँ के जो जंगल को काटने की बात चल रही है। तो ये वाला सब्जेक्ट बहुत कंट्रोवर्सी में है, तो जो जनरली बहुत चर्चा में रहता है वह प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो देश में प्रथम स्थान पर है हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश। फिर राज्य की जीवन रेखा, माँ नर्मदा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि आप देख लीजिए जितने भी, चाहे वह जबलपुर हो, मंडला हो, होशंगाबाद हो, तो ये सब शहर जो हैं वो नर्मदा नदी के ही किनारे बसे हैं और नर्मदा नदी के कारण ही इनकी सभ्यता पुष्पित और पल्लवित हो रही है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसकी कितनी लंबाई है? 13-12 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा ये 1077 किलोमीटर है और यह प्रश्न भी बहुत सारे एग्जाम में लगातार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर संवैधानिक आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो पंचायती राज गठन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश है। पंचायती राज का आर्टिकल और पंचायती राज का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तेंदुए एवं बीड़ी निर्माण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तेंदुपत्ता एवं बीड़ी निर्माण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। वैसे मैंने तेंदुआ भी गलत नहीं बोला था, तेंदुए में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर ही है संख्या में। फिर अफीम उत्पादन जिला कौन सा है? मंदसौर। जो अफीम है, अफीम आप बहुत सारी नहीं खा सकते, जो लोग अफीम का यूज़ करते हैं, नशा करते हैं, वो बहुत मंद मंद करते हैं। तो अफीम कहाँ पर होती है? मंदसौर में होती है। फिर गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? तो खंडवा है और बुरहानपुर है। जो गांजा होता है ना वो फेफड़े के क्या कर देगा? जो हमारा लंग्स है उसको खंड खंड कर देगा, और गांजा का जो सेवन करना है वो क्या है? बुरा है, हानिकारक है। तो अब हमेशा याद रहेगा आपको कि गांजा उत्पादक जिला कौन कौन से हैं? खंडवा और बुरहानपुर। और अफीम क्या है? अफीम मंद मंद नशा करता है, तो मंदसौर में होता है। फिर भारत भवन स्थित है। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? यह प्रश्न भी पूछा गया है, इसको आईएमपी लगा लीजिए। तो चार्ल्स कोरिया ने बहुत सारे डिजाइन्स बनाए हुए हैं अलग अलग जगह पर। तो भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया हैं। फिर राज्य का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? इटारसी है।
इटारसी राज्य का सबसे बड़ा जंक्शन है। सोया, हम मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? सोया स्टेट बोलते हैं। तो जो सोयाबीन संयंत्र केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। सोयाबीन संयंत्र केंद्र कहाँ पर है? उज्जैन में स्थित है। फिर देश का प्रथम सौर संचालित टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो पर्यटन नगरी शिवपुरी में स्थित है। एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मीन्स ये फिजिकल ट्रेनिंग देने वाला कॉलेज है ये, और ये एशिया का फर्स्ट है, इसलिए हमें याद करना है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर को संगीत नगरी भी कहा जाता है। जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट कहाँ पर है? तो वह भी ग्वालियर में स्थित है। ओके। फिर राज्य का प्रथम नगर निगम कहाँ पर बना था? तो जबलपुर में बना था, और इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। ये मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम था। फिर पहली नगर पालिका राज्य की प्रथम थी दतिया। दतिया जो है वो क्या थी? राज्य की प्रथम नगर पालिका थी, और ये कब बनी थी? 1907 में बनी थी। और दतिया में कौन सी पीठ स्थित है? तो पीताम्बरा पीठ स्थित है। तो हम अक्सर देखते हैं ना, पीतल का दांत लगवा लेते हैं, तो दतिया और पीताम्बरा पीठ याद रखिए कि दतिया में है। फिर राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, ये बहुत ही महान व्यक्तित्व है हरि सिंह गौर जी। तो हरि सिंह गौर जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी देकर पूरा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, और एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील भी थे। राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो भी यही है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था? 2008 में मिला था। ओके। देश का एकमात्र वन प्रबंधन संस्थान IIFM कौन सा है? ओके, तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। याद रखिएगा ये प्रश्न, MPPSC के फॉरेस्ट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी, अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऐसा प्रश्न जो किसी ना किसी रूप में, आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देख लीजिए, यह प्रश्न आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा मिलेगा। राज्य की प्रथम ऊंची चोटी कौन सी स्थित है? ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ओके, और इसकी हाइट कितनी है? 1350 या 1352 मीटर, अलग अलग मिलता है एशिया में। ओके, ये प्रश्न थे हमारे मध्य प्रदेश के, जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, इनको 2-3 बार सुनना है। और ये तो जनरल क्वेश्चन है, ये वैसे सभी को याद रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है, तो अगर आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपको याद होने ही चाहिए। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसके बिना हमारा काम चल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि मैं और क्या अच्छे से प्रयास करके आपको और अच्छे से बता सकती हूँ। और अगर किसी और टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।